मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं कि अच्छा लगता है तो लाइक करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और दो शब्द कमेंट कर लिखें। जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी दिखाई देती है या कुछ गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए, हो सकता है मेरे भी ज्ञान की वृद्धि होगी। वैसे तो मेरा कंप्लीट वीडियो शास्त्रों के आधार पर है और मैंने अनुभव में देखा है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग सभी उस दौर से गुजरते हैं और बहुत ही उसकी जरूरत है। जैसा कि हम सब देखते हैं कि ये 12 भाव है, 12 राशियां हैं। 12 भाव, 12 राशियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भाव भी हैं, 12 राशियां भी हैं। और सभी जानते हैं, एक मेष राशि है, 2 वृश्चिक, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह राशि, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक राशि, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन राशि। तकरीबन सब जानते हैं। नहीं जानते तो मैंने बता दिया। जब बालक जन्म लेता है, चंद्रमा जिस राशि में होता है वह बालक की जन्म राशि हो जाती है और जिस नक्षत्र में होता है वह बालक का जन्म नक्षत्र हो जाता है। और नक्षत्र के चरण कौन से हैं? हर एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। उसका जन्म कौन से चरण में हुआ, उस चरण से उसके नाम का पहले अक्षर निर्धारित हो जाता है। ये आम सब जानते हैं। आज अंत आपने सुना होगा कि हमारा बच्चा मूल में हो गया, गंडमूल में हो गया। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। दर्शकों, वो सही सुना है आपने। 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र कौन से? अश्विनी, मघा, मूला, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र माने जाते हैं और इनके प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। यहां मैं आपको ये बता रहा हूं कि पूरा नक्षत्र कोई मूल नक्षत्र नहीं होता। बालक ने किस चरण में जन्म लिया है, उस चरण के आधार पर उसका भविष्य आकलन किया जाता है। और जन्म नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी दशाएं आती हैं और चंद्रमा को उसी से ऊर्जा मिलती है, उसी नक्षत्र से ऊर्जा मिलती है। तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर बताऊंगा। पहले कुछ परिपाटी अलग थी कि कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, अब भाई उनके उस समय में बच्चा पैदा हो तो पिता को 8 वर्ष तक मूवी नहीं देखना चाहिए। कोई बात नहीं, उसके उपाय पहले दिए थे। लेकिन आज का परिवेश कुछ अलग है और ज्योतिष भी परिवेश, देश काल, प्रतिष्ठिति के आधार पर काम करता है। जैसे पहले पूजाएं होती थी तो ब्राह्मण देव को गाय दान में दी जाती थी, सोने के सिक्के दिए जाते थे। आज चलन ही नहीं है उसका। आज ब्राह्मण देव उसका क्या करेंगे, कहां बांधेंगे, कहां चरा डालेगा। आज जो नोट चल रहे हैं, जिसकी की उसको जरूरत है, जिसकी की आवश्यकता है, उसका चलन है। तो सोने के सिक्के तो गायब हो गए। आज तो चांदी के ही सोने के सिक्के वही सिक्के माने जाएंगे ना। गायों का चलन बंद हो गया, परिस्थिति के आधार पर है। तो बात आते हैं मूल पर कि मूल नक्षत्र क्या है। हम इनको गंडांत भी कहते हैं, गंडमूल से गंडांत माना जाता है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कौन से चरण में कौन आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले आता है अश्विन नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में होता है और वो मेष राशि में 0 से लेकर 13-20 तक एक नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है। उसके जब हम 4 चरण करते हैं तो एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है या 3 अंश और 20 कला का होता है। तो चरण 1 में 3:20 का आएगा 0 से लेकर के। अश्विनी चरण 1 में अगर बच्चा पैदा हुआ है
तो पिता के लिए अशुभ है, उसको मूल नक्षत्र माना जाएगा, वो अशुभ है चरण 1 में। चरण 2 में पैदा हुआ है, चरण 2 का क्या मान होगा? 3:21 से लेकर 6:40 तक। मैं 21 इसलिए ले आया हूं कि जब नवास में जाते 3:20 तक एक चीज है, हर एक चरण 3:20 का है। जब 3:21 हो गया तो दूसरा चरण चला जाता है, और 3:21 होते ही नवास बदली हो जाता है। तो 3:21 को या 3:20 को आप समझ लेना 6:40 तक चरण 2 होता है, इसमें सुख की प्राप्ति होती है। चरण 3 में 6:40 से लेकर 10 डिग्री तक है, मित्र के समान होता है। चरण 4 में राजा के समान होता है। अब ये असली नक्षत्र के मैंने 4 पार बता दिए। आपका बच्चा अगर चरण 1 में हुआ है तो उसको मूल नक्षत्र माना जाएगा, उसकी शांति करानी चाहिए। और बाकी 3 में है तो उसकी शांति के लिए आप चिंता ना करें। जब मित्र के समान है, राजा के समान है, सुख है, तो शांति किस बात की? चरण 1 में हुआ जो पिता के लिए भारी होता है, उसकी शांति कराना चाहिए। अब बात चलते हैं अश्लेषा नक्षत्र। 27 नक्षत्र में से अश्लेषा का 9वां नंबर पड़ता है और मूल नक्षत्र में दूसरा आता है। यह कर्क राशि में आता है और कर्क राशि के 16:41 से लेकर 30 तक आता है, या कोई 16:40 से समझो 30 तक आता है। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, आता है। अब अश्लेषा नक्षत्र हम जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र में चरण 1 जो होता है 16:41 से ले 20 डिग्री तक होता है, क्योंकि 3:20 का ही एक चरण होता है। शुभ है, कोई बात ही नहीं है। अश्लेषा चरण 1 भूल जाइए, शुभ माना गया है। चरण 2 में, चरण 2 20 डिग्री 1 कला से 23 डिग्री 20 मिनट तक है, धन का नाश होता है। आप अपना कुंडली में देख लो, किसी का भी है तो उस हिसाब से 23-20 तक डिग्री तक धन का नाश होता है। चरण 3 में 23-21 से लेकर 26-40 तक माता के लिए अशुभ माना गया, भारी माना गया है। और चरण 4 में 26-41 से 30 तक पिता के लिए अशुभ माना गया। अब अश्लेषा चरण 3 में ये चरण 2, चरण 3, चरण 4 ये अशुभ आ गए। अगर इसमें आपका बच्चा है तो उसकी शांति विधान के लिए सोचो। चरण 1 के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र में सिंह राशि के 0 डिग्री से लेकर 13-20 तक के अंश होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, या 13 अंश 20 कला का होता है, कैसे भी समझ लो। आज सब पढ़े लिखे सब समझते हैं डिग्रियों की भाषा। चरण 1 में जो कि 0 से लेकर 3:20 तक होता है तो माता के लिए भारी होता है, अशुभ होता है। चरण 2 में पिता के लिए भारी होता है। अब मघा 3 चरण 6:41 से 10 तक होता है तो सुख होता है भाई, तो अच्छा हो गया। और चरण 4 10:01 से लेकर 13:20 तक होता है तो धन का लाभ होता है। तो इस मघा नक्षत्र में 2 चरण, पहला दूसरा, अशुभ आ गए। बाकी 2 तो ठीक है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र 27 नक्षत्र में 18वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक राशि है। इस राशि में पड़ता है, वृश्चिक राशि में पड़ता है। 16:41 से 30 डिग्री तक इसका मान है। उस राशि में एक राशि 30 डिग्री की होती है। चरण 1 16:41 से 20 तक है, बड़े भाई के लिए अशुभ होता है। चरण 2 20:1 से 23:20 तक है, छोटे भाई के लिए अशुभ होता है, भारी होता है। 23:21 से लेकर के 26:40 तक माता के लिए होता है, और 26:41 से 30 तक के लिए स्वयं के लिए होता है। तो कहने का मतलब यह है, ज्येष्ठा चरण 2 है, ज्येष्ठा नक्षत्र कंप्लीट, उसके चारों चरण अशुभ माने जाते हैं, अशुभ प्रभावी माने जाते हैं ज्येष्ठा चरण 1 के। तो इसको किसी भी चरण में हो तो उसको शांति करा लेनी चाहिए। जब माता का आया, अगर लड़की है तो शादी हो जाने के बाद सास आ जाती है, ससुर आ जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। अब बात चलते हैं 19वां नक्षत्र, अगला मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत आता है और 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका मान है। इसको 13-20 को एक एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो पहला चरण 0 से लेकर 3:20 तक पिता के लिए अशुभ बताया गया। दूसरा चरण में 3:21 से 6:40 तक माता के लिए।
तीसरा चरण में 6:41 से 10 तक धन का नाश, और चौथा चरण में 10:1 से 13:20 तक शुभ है, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो मूला नक्षत्र में 3 ये चरण जो है ना अशुभ बताए गए हैं। उसके बाद छठा नक्षत्र आता है रेवती। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है, 16:41 से लेकर 30 डिग्री तक होता है। चरण 1 16:41 से लेकर 20 तक होता है, राजा के समान होता है। यानी रेवती चरण 1 नक्षत्र में जो बच्चा पैदा हुआ वो राजा के समान वैभवशाली होता है। चरण 2 में मंत्री के समान होता है। अब मंत्री के वैभव देख लो भाई, ये शास्त्र बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, क्लासिक बुक बता रही है, सारावली बता रही है, मंत्री के समान होता है। और चरण 3 धन से युक्त होता है। तो कहां खराबी रह गई, धन तो आज सबको चाहिए, आर्थिक स्थिति है। चरण 4 26:41 से 30 तक ये कई प्रकार के दुख दे देता है जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो रेवती नक्षत्र में चरण 1 अगर हम मानते हैं इसमें, तो ये चरण 1 अशुभ बाता बन गया। ज्येष्ठा नक्षत्र में सभी अशुभ बन गए। मघा नक्षत्र में ये दोनों अशुभ बन गए भाई, और अश्लेषा में ये 3 बन गए भाई, और अश्विनी में ये 1 बन गया, बाकी तो सब ठीक है। और मूला नक्षत्र में ये 3 बन गए, चौथा तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो ये है मूल नक्षत्र की कहानी। चाक चरण पे जाइए, कुछ पंचांगों में तो दिया रहता है चरण का, कुछ पंचांगों में तो बोल दिया अगर रेवती नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र है, शांति कराओ। अरे रेवती नक्षत्र में तो एक ही में तो शांति करानी पड़ेगी ना, चरण 4 में, बाकी में तो जरूरत नहीं है ना, बाकी तो शुभ है, उसको राजा की तरह है, फिर कौन सी शांति। क्लासिक बुक देखना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है। एक 10 रुपए का 20 रुपए का पंचांग में लिमिटेड बातें आती हैं, ये गहन अध्ययन है। और इसी तरह से चरण, कोई अच्छे पंचांग है, अच्छे कंपनी का पंचांग है जिसके अच्छे राइटर हैं, उसमें दिया भी रहता है। मैंने इसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। अब यहीं पर एक चीज और जोड़ दूं, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूला नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र, इनका जो सुबह का यानी शुरू का जो टाइम है, जैसे अश्विनी का शुरू का आ गया, मघा का शुरू का आ गया और मूला का शुरू का आ गया। ये भी शास्त्रों में देखने को मिलता है कि अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूला नक्षत्र के प्रारंभ की 2-2 घटी, या किसी विद्वानों ने तो 6-6 घटी बोला है। एक घटी 24 मिनट की होती है, तो 24। तो कहने का मतलब ज्यादा बारीक में ना जाकर के भाई, अश्विनी जो नक्षत्र है उसकी शुरुआत, और मघा और मूला इनकी प्रारंभ की जो शुरुआत है उसको नक्षत्र गंतांत कहते हैं, नक्षत्र गंतांत कहते हैं। तो यहां पर ये पहला शुरुआत अशुभ हो गया, और मघा में भी पहला शुरुआत अशुभ हो गया, और मूला में भी पहला शुरुआत अशुभ हो गया। और अश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में अंतिम की 2-2, कुछ विद्वानों का 6-6 घटी का भी है, तो मान लिया चलो कुछ भी है, सबको बड़ा कर देते हैं। उनका जो अंतिम समय है उसको नक्षत्र गंतांत कहते हैं। कौन सा? अश्लेषा। अश्लेषा में अंतिम के ये 3 चरण नहीं तो खराब बताए हैं, शुरू का तो अच्छा है, मान लिया। अब ज्येष्ठा में देखो, ज्येष्ठा का अंतिम बताया है, ज्येष्ठा ये रहा, माता को स्वयं को अच्छी बताया, क्यों बताया, माता को और स्वयं को, खुद को, इनको बताया। बड़ा भाई छोटा भाई छोड़ दिया उन्होंने, क्यों छोड़ दिया, लड़की है तो शादी हो जाएगी, लेकिन जेठ को लगेगा। अति यानी अधिक बताया, अंतिम जो दृष्टि है वो बताया है, उसको नक्षत्र गंतांत कहते हैं। यानी अश्विनी मघा मूला इनकी प्रारंभ की घड़ियां, तो प्रारंभ में वो अशुभ है, मैंने एक एक को चीज को बताया। और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती नक्षत्र गोइंग टू एंडिंग, समाप्त होने वाला हो रहा है, उस टाइम पर जो चरण है उनके वो अशुभ है। और दूसरी तरफ देखिए, एक बात देखिए, रेवती नक्षत्र जब खत्म होता है चरण 4, कई प्रकार के दुख हैं। रेवती के बाद अश्विन नक्षत्र शुरू हो जाता है, उसका पहला, इसी को बोला गया है लगन गंतांत। यानी जो नक्षत्र खत्म हो रहा है वो भी अशुभ है, और उसके बाद शुरू हो रहा है तो वो भी अशुभ है। इसी को गूढ़ ज्ञान से बोला जाता है नक्षत्र गंतांत। रेवती खत्म हो रहा है चरण 4 में, अशुभ है।
अश्विनी शुरू हो रहा है चरण 1 में, इसके रेवती चरण 4 के बाद अश्विन का नंबर आएगा। तो ये है चरण घंटान, यानी नक्षत्र खत्म होने वाला भी अशुभ दे रहा है और नक्षत्र उसके बाद दूसरा शुरू हो रहा है वो भी, उसका भी चरण अशुभ रह रहा है। ये अति अशुभ माना गया है, इसी को बोलते हैं नक्षत्र का घंटान। अभी देखिए इसी में देखिए अश्लेषा चरण 4 का अशुभ है, अश्लेषा चरण 4 अशुभ है और 10वां मघा आता है, मघा का पहला अशुभ है। तो हो गया ना, अश्लेषा और मघा का तो प्रारंभ हो गया और अश्लेषा का अंतिम हो गया। तो ये जो है जहां नक्षत्र खत्म होता है, चंद्रमा नक्षत्र को, एक नक्षत्र को छोड़ता है और वो भी मूल नक्षत्र है, और दूसरा शुरू हो जाता है वो भी मूल नक्षत्र है, वही है नक्षत्र घंटान। वो अशुभ होता है, उनके शांति कराने का विधान लोकाचार में है, करानी चाहिए। अब मेरे पास कुंडली आई, नक्षत्र घंटांत मूल नक्षत्र पर चर्चा, कुंडली में शापित योग है, गणित योग है। जातक का जन्म 14/11/2013 शुक्ल पक्ष 12 रेवती चरण 1 गुरुवार को हुआ और सुबह 10:20 पर हुआ। लगन धनु है 13 डिग्री है, शुक्र 14 डिग्री लेकर बैठा और मीन राशि में चंद्रमा 17 डिग्री 36 मिनट लेकर के बैठा हुआ। मीन राशि में 17 डिग्री 36 चरण 1 में आता है, यहां पर राजा के समान चरण 1 में आता है। मीन राशि में यहां पर आता है भाई, चरण 1 में आता है इस कुंडली का 17 डिग्री 36 इस चरण 1 में आते हैं, 16:41 से लिखित है और है राजा के समान। अब उसको मैं जबरदस्ती मूलों में शांति कराओ, मूलों बता दूं, या वो जल्दी ऐसे परेशान हो उनको कोई बता दे कि मूल में है नहीं, राजा के समान है, ये कोई मूल में नहीं है। परेशानी और दूसरी है कुंडली में, उसको पहचानना चाहिए कुंडली क्या परेशानी है। केतु पंचम भाव में, गुरु सप्तम भाव में, मंगल 9 भाव में 23 डिग्री लेकर के है और एकादश भाव में सूर्य नीच राशि में, शनि उच्च राशि में, राहु भी और बुध भी है। परेशानी यहां पर है दर्शकों, एकादश भाव में 2 योग बन रहे हैं, शनि राहु का शापित योग बन रहा है, शनि सूर्य के साथ है। आधे विद्वान कहते हैं पुत्र है, अस्त नहीं होता, चलो अस्त हो या ना हो लेकिन भारी हो जाता है। शनि नीच है, शनि उच्च राशि में, शनि नीच राशि में अशुभ बन गया। शनि की पूरी एनर्जी उसको नीचता को खत्म करने हो जाएगी, तो सूर्य का नीच भंग हो गया, मान लिया शनि उच्च राशि में, लेकिन शनि तो राहु के साथ पीड़ित है, शापित योग बन गया। और बुध भी राहु से पीड़ित है, जड़त्व योग बन गया। जहां पर समस्या आई, क्यों आई समस्या, शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर जा रही है और शनि लगन को पीड़ित करेगा, राहु के भी गुण कैरी फॉरवर्ड लेके जाएगा, तो शनि पीड़ित है, शनि पीड़ित है, राहु के भी लेके जाएगा। जहां लगन में उसको परेशानी आएगी, लगन पीड़ित है, जहां शुक्र भी पीड़ित होगा, ये परेशानी आएगी बच्चे को, दिमाग में परेशानी आएगी, शिक्षा में परेशानी आएगी, शिक्षा नहीं चलेगा। और उधर केतु भी यहां पर चला गया पंचम भाव में, तो ये परेशानी आ जाएगी। इसमें मूल नक्षत्र का कोई लेना देना नहीं है। शनि राहु का शापित योग और बुध राहु का जड़त्व योग है, बुद्धिहीन बना देता है। जब बुध के साथ राहु होता है तो जड़त्व योग का मतलब है जड़ बुद्धि, मतलब कमजोर बना देता, बुद्धि दिमाग काम नहीं करता, और ये सारे लगन को देख रहे हैं। दूसरी चीज, राहु की 9 दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर भी आएगी। गुरु 26 डिग्री लेकर के 13 डिग्री का उदय अंश है, राहु बलवान है 12:44 में लेकर के उदय अंश को देख करके, क्यों लगन के उदय अंश 13 डिग्री 53 मिनट है, 53 मिनट है, राहु के 42 है, शनि के भी कैरी कर रहा है और यहां पर आ रहा है। और गुरुदेव यहां पर जो है ना मृत अवस्था में चले गए, 26 डिग्री लेकर के कमजोर हैं और सीधा यहां पर सप्तम भाव पर परेशानी आ रही है। लगन भाव भी पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है। दूसरी तरफ देखिए, ये पीड़ित को एक साइड में रख दिए, बाद में बताऊंगा। शुक्र यहां पर है, शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और गुरु सप्तम भाव में, चंद्रमा यहां शुक्ल पक्ष रेवती का चंद्रमा है, माना जाता है। चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो गया, कितना अच्छा योग बन गया, गजकेसरी योग बन गया, क्यों शुक्र भी देख रहा है। और शुक्र गुरु से केंद्र में हो और शुक्र से केंद्र में गुरु हो तो धन की आमदनी होती है, और शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और गुरु देख रहा है, धन का कारक है, धन तो उसको बहुत मिलेगा, हानि नहीं, धन तो बहुत मिलेगा।
गुरु और शुक्र परस्पर केंद्र में हो। परस्पर केंद्र में मतलब इस यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर जो यहां पर भी होगा तो एक यहां पर होगा तो यहां पर भी आएगा, ये भी केंद्र माना जाएगा। गुरु यहां पर है और उससे चौथे में हो या 10वें में हो, शुक्र गुरु से केंद्र में हो तो धन अपने आप आता रहेगा। जहां पर शुक्र गुरु से केंद्र में है और गुरु देख भी रहा है और गुरु कारक भी है तो धन की तो कोई बात ही नहीं। और चंद्रमा यहां पर कितना अच्छा संयोग बन रहा है, लेकिन कमजोर क्यों हो रहा है? इनकी दृष्टि से कमजोर हो रहा है, शनि राहु की दृष्टि से और बुध राहु की उससे परेशान हो रहा है। क्यों हो रहा है? शनि राहु का दोष क्यों आता है, क्यों आया है? पूर्व जन्म में इनके कुल ने किसी की आत्महत्या कर दी गई या उकसाया गया, उसके आत्महत्या चली गई और वो श्राप पीढ़ी तक 7 पीढ़ी तक चलता है। उसके प्रभाव से कितने भी शीलवान हो, ये शीलवान है बच्ची, इतने अच्छे लेके शीलवान हो, उनको भी विपत्तियां आती हैं, दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब होता है, दरिद्रता आती है, कई प्रकार की परेशानी आती है। ये शनि राहु का प्रभाव आ गया। नहीं तो कितना अच्छा धनयोग बन रहा है, केंद्र में तीनों हो गए, अच्छा धनयोग, लेकिन उसको ये छीन कर देता है और दरिद्रता आती है, कई प्रकार के दुख आ जाते हैं। जहां पर आ गया और जड़त्व योग जा गया, पूर्व जन्म में इनके किसी ने नवजात शिशु की हत्या हो गई थी इनके हाथ से, कैसा भी हो। आप लोगों में कितनी बार सुना होगा, अगर बच्चा झाड़ी में फेंक दिया या नर्सिंग के टाइम पर भी, प्रसव के टाइम पर भी किसी नर्स ने ध्यान नहीं दिया तो वो आत्मा उसको लग जाती है, दोष बन जाता है, जड़त्व योग आ जाता, बुद्धि खराब कर देती है। नवजात शिशु की किसी भी तरह से हत्या हो गई तो ये 2 दोष आगे हैं। उन दोषों का तो प्रभाव है, लेकिन चंद्रमा बेचारे की क्या गलती है, वो तो राजा के समान बना रहा है। तो आज मैंने बताया कि कौन से सभी नक्षत्र मूल नक्षत्र में नहीं होते। आप अपनी कुंडली निकाल के देखिए आपका चरण कौन सा है और चरण के आधार पर आप देखिए। ये मैंने टेबल आपको बना दी। फिर भी आपको दिक्कत आती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका मार्गदर्शन में मुझे परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत ही यह महत्वपूर्ण विषय है कि आपको मालूम होना चाहिए कोई भी नक्षत्र के चारों चरण खराब नहीं होते, सिर्फ ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण खराब हैं कहीं ना कहीं, बाकी के सारे अच्छे हैं। तो कौन से चरण में बच्चे ने पैदा लिया उस चरण को देखिए। अगर वो अशुभ है तो शांति की तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो कोई सोचने की जरूरत नहीं। मैंने क्या क्या फल देंगे सब दिया, राजा के समान, मंत्री के समान, धन योग, फिर चाहिए क्या, चाहिए क्या? अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, अब हम इसका देखते हैं। नवास में जाते हैं तो बुध की महादशा चल रही है, अभी जन्म तारा से चल रही है और पुष्कर नवास में गुरु और मंगल आ गए। और गुरु तो लगने से अच्छा उठाएगा और मंगल भी अच्छा करेगा जो पंचम भाव का स्वामी है, और विश्व नवास में कोई है नहीं तो अच्छी कुंडली है। और जबरदस्ती हम उसको अगर खराब बताएं, हाँ खराब है ये दोष, इन दोषों की शांति कराने चाहिए और नक्षत्र की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, चरण 1 राजा के समान है। मेरे से सोते हुए तोते से बुलवा लो, इसकी कोई शांति की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऐसे नक्षत्र है आप निश्चिंत हो जाइए, अपना काम कीजिए लगन से। और कोई दोष होगा उसको ढूंढिए, जैसे मैंने इसको ये दोष को बता दिया। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, और दोस्तों को शेयर करना, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इसको आप सेव करके रखो, टेबल बना करके आपकी डायरी में रखो, आपको हर समय पे काम आएगा कि मूल नक्षत्र में हुआ कौन कौन से क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको आज वीडियो में बताया। लाइक करना, शेयर करना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको मिलती रहे। और जैसा कि मैं बताता हूं, हर बुधवार को और रविवार को शाम को 6 बजे मैं आपसे लाइव मुलाकात करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा आनंद आता है। जुड़ जाइए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।